जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस द हिंदू समाचार विश्लेषण के सेशन में हम देखने वाले हैं द हिंदू समाचार पत्र के 3 सितंबर 2020 के अंक से कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल और कुछ महत्वपूर्ण समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली आर्टिकल है क्वेश्चन और ड्रॉप्ड इन लोकसभा शेड्यूल ऑफ मानसून सेशन। ये पेज 1 पर है और जीएस पेपर 2 पॉलिटी से संबंधित है, उसके लिए फायदेमंद है। तो क्वेश्चन और को अभी ड्रॉप कर दिया गया, इसके बारे में न्यूज़ है, ज़रा समझते हैं। हमारी सरकार ने अभी 14 सितंबर से एक नया सत्र शुरू होने वाला है संसद का, पार्लियामेंट का, जिसको मानसून सत्र उन्होंने बोला। कोविड की वजह से थोड़ा लेट हो गया, वो थोड़ा देरी से हो गया, इसलिए अब 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक वो सत्र चलेगा। लेकिन यहाँ पर जो एक विवाद हुआ है, जो न्यूज़ है वो ये है कि इस सत्र में सरकार ने ये कहा है कि हम प्रश्नकाल को नहीं लेंगे, यानी प्रश्नकाल का इस समय कोई काल नहीं रहेगा इस वाले सेशन में। प्रश्नकाल के साथ साथ जो निजी सदस्य होते हैं, जो निजी सदस्य अपने प्रस्ताव रखते हैं, वो निजी सदस्य भी इस सदन में, इस सत्र में अपने प्रस्ताव नहीं रख पाएंगे। जनरली वो शुक्रवार को होता है, लेकिन वो हर सत्र के शुक्रवार के दिन निजी मेंबर होते हैं, वो अपना बिल रखते हैं, वो भी इसमें अपने बिल नहीं रख पाएंगे। इसी पर पूरी न्यूज़ टिकी हुई है और हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सरकार का पक्ष क्या है, सरकार क्या कहना चाह रही है। तो सरकार ये कहना चाह रही है कि जो कोविड-19 का इस समय पेंडेमिक का जो सीज़न चल रहा है, जो काल चल रहा है, उसमें हमें ये करना है कि कम से कम दूरी में रहना है, यानी कम से कम लोगों की भीड़ हमें इकट्ठी करनी है और जल्दी से जल्दी हमें कोई काम करके वहाँ से निकल जाना है, ऐसा सरकार का मोटिव है। और सरकार ने यही कहा कि हम जब प्रश्नकाल को रोकेंगे, प्रश्नकाल को नहीं करेंगे, तो संसद के सत्र जल्दी से जल्दी खत्म होंगे और अधिक से अधिक काम उसमें हम कर सकते हैं, जिससे भीड़ भी ज़्यादा नहीं लगने पाएगी और कम समय में ही, कम सदस्यों में ही हम काम कर सकेंगे। ऐसा सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा, जो विपक्ष है उसने ये कहा कि अगर आप प्रश्नकाल को रोकते हो, प्रश्नकाल को ड्रॉप करते हो, तो ये सीधे-सीधे जो हमारे पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उनके जो अधिकार हैं, उनका अतिक्रमण है। जो सरकार से प्रश्न पूछने का उनका अवसर है, जो उनका अधिकार है, सरकार उसको छीनना चाहती है, इसलिए प्रश्नकाल पर वो बैन लगा रही है, इसलिए प्रश्नकाल को वो खत्म कर रही है। तो ये विपक्ष का कहना है। हालांकि असामान्य स्थिति को बताया है सरकार ने, कहा, सरकार के मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने कहा कि इस समय जो स्थितियां हैं कोविड के कारण, वो असामान्य स्थितियों की कैटेगरी में आती हैं, उसकी श्रेणी में आती हैं, इसीलिए प्रश्नकाल पर रोक लगाना जरूरी है ताकि समय का बचाव हो सके, समय हमारा बच सके और बाकी कार्रवाई जो होनी है, बाकी जो हमारे विधेयक पेश होने हैं, प्रस्ताव लाने हैं, वो जल्दी जल्दी लाके हम लोग ये खत्म करें सत्र को, ताकि सभी लोग सुरक्षा की दृष्टि से भी सुरक्षित रहें और काम भी हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो संसदीय कार्य मंत्री हैं अपने प्रहलाद जोशी जी, उन्होंने भी सभी पार्टियों से बात की है, सभी दलों से बात की है और सभी दल भी लगभग लगभग इस पर सहमत है कि हाँ ठीक है, आपको प्रश्नकाल को हटाना ही चाहिए ताकि जो जल्दी से सत्र है वो काम उसका खत्म हो और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ पाएं। हालांकि इसी प्रश्नकाल के मुद्दे पर सरकार का एक पक्ष और भी है। सरकार ने कहा है, जो प्रहलाद जोशी हैं संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा है कि वो लोकसभा के जो स्पीकर हैं, जो लोकसभा के स्पीकर हैं और जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं वेंकैया नायडू जी और जो ओम बिरला जी हैं, उनसे वो इस बारे में बातचीत कर रहे हैं कि क्या प्रश्नकाल में हम लोग अतारांकित प्रश्नों को रख सकते हैं, क्या अतारांकित प्रश्नों की हम व्यवस्था कर सकते हैं, कि संसद जो जो सदस्य हैं वो अतारांकित प्रश्न पूछ पाए, तारांकित प्रश्नों को ना पूछ पाए, ऐसा उन्होंने यहाँ पे कहा। तो ये अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, प्रश्नकाल क्या होता है, निजी सदस्य क्या होते हैं, ये सब हम लोग समझेंगे, अभी बात आगे देखेंगे, इन चीज़ों में हम समझेंगे। देखिए, इस पूरी न्यूज़ में 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जो सरकार ने कहा है कि प्रश्नकाल भले ही से नहीं होगा, लेकिन सरकार ने कहा है कि शून्यकाल हम लोग ज़रूर कराएँगे, यानी जो सदस्यगण हैं, उनको प्रश्न पूछने का मौका शून्यकाल में ज़रूर मिलेगा। शून्यकाल में वे अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे नॉर्मली वो पूछते हैं, सामान्य रूप से पूछते हैं, ऐसा इन्होंने कहा। कोविड का सीजन है, कोविड का काल चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों सत्रों को एक साथ हम लोग नहीं कर सकते, तो अलग अलग समय पर हम सत्रों को बुलाएंगे। अगर 14 सितंबर की बात करें तो पहले दिन जो है वो लोकसभा का सत्र चलेगा 9 बजे से 1 बजे तक और उस दिन जो राज्यसभा चलेगी वो चलेगी 3 से 7 बजे तक शाम को। इसी प्रकार आगे 15 सितंबर से लेकर और 1 अक्टूबर तक लोकसभा चलेगी फिर 3 से 7 तक और राज्यसभा चलेगी फिर 9 से 11 तक, ऐसा इसमें प्रावधान रखा गया है ताकि जो भीड़ है उसको कम करा जाए और जो लोगों की भीड़ है उसको कम रखा जाए और काम भी अच्छे से हो पाए, ऐसा इसमें कहा गया है। तो यहाँ पर बात हमें 2-3 चीज़ों पर करनी है कि प्रश्नकाल ये क्या होते हैं या किस तरह से डील किए जाते हैं। देखिए, प्रश्नकाल की अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल किसी भी सत्र का पहला घंटा होता है जिसमें सदस्यगण जो होते हैं वो प्रश्न पूछते हैं और संबंधित मंत्रालय के मंत्री जो हैं वो अपने उत्तर देते हैं। अपने मंत्रालयों के संबंध में जो भी प्रश्न होते हैं उनके वो उत्तर दे पाते हैं इस प्रश्नकाल में।
तीन प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं इसमें। तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं और अल्प अवधि सूचना के प्रश्न होते हैं। ठीक है। तारांकित प्रश्नों के बारे में बात करें तो वे प्रश्न जिनका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, यानी मौखिक रूप से जिनके उत्तर हम देते हैं वो प्रश्न कहलाते हैं तारांकित प्रश्न, और जिनके उत्तर लिखित रूप में देने होते हैं वो होते हैं अतारांकित प्रश्न। ठीक है ना। देखिए, इन दोनों ही प्रश्नों को करने के लिए लगभग 15 दिन पहले मंत्रालय को, संबंधित मंत्रालय को सूचना देनी होती है, नोटिस देना होता है, ताकि मंत्रालय उसका जवाब तैयार कर सके, उसके लिए आंकड़े तैयार कर सके। लेकिन अल्पावधि सूचना में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 15 दिन से भी कम के समय के नोटिस पर पूछे जा सकते हैं, वह भी प्रश्नकाल में ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना। इस तरीके से तीन प्रकार के प्रश्न यहाँ पर रहते हैं जो प्रश्नकाल के दौरान मंत्रियों से पूछे जाते हैं और मंत्री उसका मौखिक रूप से जवाब देते हैं। तो सरकार का पक्ष यही है कि मौखिक रूप से जब उत्तर दिए जाते हैं तो मौखिक रूप से उत्तरों के साथ में पूरक प्रश्न साथ में हो जाते हैं। एक सांसद ने प्रश्न पूछा, उसका उत्तर मंत्री ने दिया, तो मंत्री के उत्तर के बीच में ही वो सांसद और बाकी सांसद और जो चीजें होती हैं वो पूरक प्रश्न करने लग जाते हैं। तो वो प्रश्नोत्तर काल जो होता है वो बहस और विवाद के रूप में बदल जाता है, इसलिए वो समय यूज नहीं हो पाता, उसका उपयोग नहीं हो पाता। इसीलिए सरकार ने कहा कि हम इन प्रश्नों को खत्म कर देंगे। हालांकि तारांकित प्रश्नों के बारे में सदस्यगण स्वतंत्र होंगे, वो पूछ सकते हैं, जिनका उत्तर उन्हें लिखित में मिल जाएगा, ऐसा सरकार ने कहा। प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल का आयोजन जो है वो लगभग लगभग यूजफुल रहा है, उपयोगी रहा है। पहले भी कई मंत्रालय जो है वो इसके लिए जवाबदेह बने हैं, और कई सारे जो वित्तीय अनियमितताएं हैं वो भी प्रश्नकाल के दौरान सामने आई हैं। सरकारी कामकाज के बारे में जो डेटा है, जो जानकारी है, वो भी कई बार सार्वजनिक पटल पर लेके आया गया है प्रश्नकाल के द्वारा। तो ये एक अच्छा इसका प्रभाव है प्रश्नकाल का संसद के सारे कामकाज में। पिछले अगर 70 वर्षों की बात करें तो सरकारी कामकाज पर प्रकाश डालने का जो सफलतापूर्वक कार्य किया है वो प्रश्नकाल ने किया है। विभिन्न सदस्य जब मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं तो मंत्री भी उसके लिए जवाबदेह होते हैं, और इसीलिए इसके इसके इतने उपयोगीपन को देखते हुए ही 1991 के बाद से जो है इसका प्रसारण जो है वो कर दिया गया। इसका प्रसारण भी लोकसभा कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण पहलू तक बनता गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है अपने आप में प्रश्नकाल के बारे में। देखिए, प्रश्नकाल को अगर देखें तो प्रश्नकाल क्यों जरूरी है और क्यों जरूरी नहीं है, उसका एक मैंने ग्राफ यहाँ पे पेश किया है आपके सामने। ये एक ग्राफ है जो बताता है कि प्रश्नकाल के दौरान जो समय दिया गया उस समय का कितना प्रतिशत यूज हो पाया, कितना प्रतिशत उपयोग हो पाया, ये ग्राफ ये बता रहा है। अगर पीछे के वर्षों की बात खत्म कर दें और अभी के वर्षों की बात करें तो देखिए 2019 की अगर मैं बात करूं तो 2019 में देखिए लाल जो लाइन है ये है राज्यसभा की, और जो लोकसभा की लाइन है वो है नीली। ठीक है। अब देखिए 2019 की अगर बात करें तो लगभग लगभग राज्यसभा का जो समय है वो 40% समय ही प्रश्नकाल का उपयोग हो पाया, और बाकी समय जो था वो स्थगन में या बाकी समय बहस में, विवाद में वो निकल गया। इसी प्रकार अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में भी देखिए ये 40% करीब समय यूज हुआ, और लोकसभा की बात करें तो लोकसभा का करीब 60% समय ही प्रश्नकाल के दौरान प्रयोग हो पाया और बाकी समय व्यर्थ चला गया। तो सरकार यही चाहती है कि ये जो व्यर्थ समय जा रहा है बहस में और स्थगन में और बाकी चीजों में, तो उससे बचा जाए और जल्दी से जल्दी कार्य को खत्म करके अपने अपने सुरक्षित घरों में हम लोग जाएं, ताकि कोविड के प्रकोप से हम लोग बच सके। ऐसा सरकार का अपना एक विचार है। देखिए, प्रश्नकाल की बात करें तो प्रश्नकाल तो प्रारंभ से ही है। शुरुआत में लोकसभा में तो पहले दिन से ही वो प्रतिदिन होता रहा है। सप्ताह के 7 दिन जो है वो लोकसभा में चलता है। पहला जो घंटा होता है वही प्रश्नकाल के लिए दिया जाता है। जो पीठासीन अधिकारी होता है वो ही प्रश्नकाल का पूरा संचालन करता है। हालांकि 2014 में अपने राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी जी ने जो उसका समय था वो स्थानांतरित किया था 11 बजे से 12 बजे के बीच तक। वो प्रश्नकाल के व्यवधान को रोकने के लिए हालांकि किया गया होगा, लेकिन वो पहला घंटा ही जो रहता है वो प्रश्नकाल का रहता है। अगर प्रश्नों की बात करें तो प्रश्नों की समय सीमा और शब्द सीमा तय की गई है। शब्द सीमा 150 के करीब हम लोग रखते हैं कि 150 प्रश्नों तक सीमित रखें अपना प्रश्न। सबसे जरूरी यह है कि प्रश्न हमारा जो हो वो सटीक और सामान्य हो। ठीक है, बहुत सामान्य भी ना हो, लेकिन हाँ सटीक होना चाहिए। वो इधर उधर की बातें ना हो उसमें, केवल जो मुख्य बात है विषय की वो उसमें रखें हम लोग। दो बातें बहुत जरूरी हैं प्रश्नकाल के बारे में समझने के लिए। देखिए, प्रश्नकाल के दौरान हम ऐसे प्रश्नों को ही पूछ सकते हैं जो ऐसे क्षेत्रों से संबंधित हों जो भारत सरकार के उत्तरदायित्व में आती हैं। अगर भारत सरकार के उत्तरदायित्व के क्षेत्र से बाहर का प्रश्न है तो वो प्रश्नकाल में हम लोग नहीं कर सकते। दूसरा, ऐसे मामले जो अत्यधिक गुप्त हैं, सुरक्षा की दृष्टि से या अन्य दृष्टियों से अत्यधिक गुप्त हैं, या फिर जो न्यायालयों के समक्ष निर्माण के अधीन है या निर्णय के अधीन जो विषय हैं, उनसे संबंधित प्रश्न भी प्रश्नकाल में नहीं पूछे जा सकते।
इस बात का फैसला भी पीठासीन अधिकारी ही करेगा कि कौन सा प्रश्न सरकार जवाब देने के लिए स्वीकार करे और कौन सा प्रश्न स्वीकार ना करे। तो ऐसा फैसला भी पीठासीन अधिकारी ही करता है। जब भी ऐसा विवाद कभी होता है तो पीठासीन अधिकारी ही उसका निर्णय करता है कि कौन सा प्रश्न सरकार ले, कौन सा प्रश्न सरकार ना ले। ये कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है प्रश्नकाल के बारे में। देखिए, प्रश्नकाल की बात करें तो मैंने बताया आपको कि प्रारंभ से ही प्रश्नकाल आयोजित हो रहा है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में तो प्रतिदिन प्रति सत्र के प्रतिदिन लोकसभा में प्रश्नकाल को आयोजन किया जाता था। परंतु राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में स्टार्टिंग में यानी प्रारंभ में केवल 2 दिन ही सप्ताह में प्रश्नकाल का आयोजन होता था। बाद में फिर इसे सप्ताह में 4 दिन कर दिया गया और 1964 के बाद से जो है वो राज्यसभा में प्रत्येक दिन प्रश्नकाल हो रहा है। और अभी भी दोनों ही सदनों में प्रतिदिन जो है प्रश्नकाल होता है। बस 2 दिन ऐसे हैं जब प्रश्नकाल का आयोजन नहीं होता। एक तो पहला दिन वो है कि जब राष्ट्रपति जो है वो दोनों ही सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं, उस दिन प्रश्नकाल का आयोजन नहीं होता। राष्ट्रपति संभवतः जो लोकसभा होती है, नई लोकसभा, तो नई लोकसभा के पहले सत्र में और वर्ष के पहले सत्र में ये 2 दिन जो होते हैं वो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं दोनों सदनों को एक साथ। तो उस दिन हम लोग प्रश्नकाल का आयोजन नहीं करते। दूसरा, जिस दिन भी हमारे वित्त मंत्री जो है वो वित्त मंत्री बजट पेश करते हैं तो उस दिन भी कोई भी जो प्रश्नकाल है उसका आयोजन नहीं किया जाता। ये आपको यहाँ से याद रखना है। आगे बात कर लेते हैं। अगर प्रश्नकाल की बात करें तो जैसा कि अभी बात करें कि अभी सरकार ने प्रश्नकाल को ड्रॉप किया, प्रश्नकाल को ना करने का निर्णय लिया है, तो क्या पहले भी ऐसा हुआ है? तो हाँ, पहले भी ऐसा कई बार हुआ है कि जब प्रश्नकाल को नहीं किया गया, सामान्य स्थितियां पहले भी आई हैं। 1962 की बात करें तो चीनी आक्रमण के दौरान शीतकालीन सत्र था, तब भी प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया था, उसको आयोजित नहीं किया गया था। इसके अलावा 1976 में 98वां सत्र चल रहा था, 1970 में चल रहा था, 99वें सत्र चल रहा था। इसमें भी ऐसे भी कुछ काम हुए थे जिसमें हमने प्रश्नकाल को स्थगित किया था, चाहे वो आपातकाल की घोषणा हो, चाहे वो 44वां संशोधन हो संविधान का, या और भी कई मौके रहे हैं। तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगा था, तब भी हमने प्रश्नकाल नहीं किया था, या उड़ीसा में जब राज्य बजट पास हुआ था तब भी जो है वो प्रश्नकाल को स्थगित किया गया था। ऐसे कई मामले रहे हैं जब पहले प्रश्नकाल को स्थगित किया गया है या आयोजित नहीं किया गया। देखिए, प्रश्नकाल के बाद बात आ जाती है शून्यकाल की। ठीक है, अब ये शून्यकाल क्या होता है जरा समझिए। प्रश्नकाल का बिल्कुल उल्टा जो है ना वो है शून्यकाल। कैसे शून्यकाल उल्टा है? देखिए, प्रश्नकाल की प्रक्रिया जो है वो नियमों के साथ है। यानी वहां पे अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है, तो उसका नोटिस आपको पहले देना पड़ेगा। उस नोटिस के बाद ही जो है वो आप प्रश्न पूछ पाएंगे प्रश्नकाल में। किंतु शून्यकाल में क्या है? शून्यकाल में आपको किसी भी प्रकार का नोटिस पहले नहीं देना। शून्यकाल में आप अनौपचारिक रूप से प्रश्न पूछ सकते हैं बिना कोई भी पहले नोटिस दिए हुए, और उसका उत्तर आपको सांसद जो मंत्रीगण है वो आपको देंगे। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है ना, तुरंत बाद इसके बाद शुरू होता है और 1962 से अस्तित्व में है। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, प्रश्नकाल में जो भी प्रश्न होते हैं उनके उत्तर देने के लिए तो मंत्रीगण बाध्य होते हैं, किंतु शून्यकाल में जो प्रश्न होते हैं इनके उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होते। वो चाहे तो उसका उत्तर दें और चाहे तो उसका उत्तर ना भी दें, ऐसा भी चलता है। ठीक है ना, ये आपको शून्यकाल के बारे में ध्यान रखना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि शून्यकाल में जो भी विषय उठाए जाते हैं या जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो अत्यावश्यक ही होते हैं। यानी कुछ ऐसे मामले जो प्रश्नकाल में नहीं उठाए जा सके लेकिन महत्वपूर्ण हैं, तो उनको ही शून्यकाल में उठाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, हालांकि इसके लिए सुबह 10 बजे से पहले अध्यक्ष को नोटिस देना होता है, ऐसा एक नियम बनाया हुआ है, उसको देना होता है, नियम नोटिस देना होता है। उसके बाद स्पीकर ही तय करता है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही तय करता है कि इस विषय का उल्लेख सदन में हो या ना हो, या इस मामले को शून्यकाल में उठाने की अनुमति दी जाए अथवा ना दी जाए। ऐसा वो शून्यकाल में ही होता है। जो लघु अवधि प्रश्न होते हैं, जो लघु सूचना प्रश्न होते हैं, वे भी शून्यकाल के दौरान उठा लिए जाते हैं। कभी-कभी अगर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं तो वे भी शून्यकाल के दौरान जो है वो उठा लिए जाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी एक शॉर्ट नोटिस चाहिए होता है। हालांकि शून्यकाल में तो कोई नोटिस आपको नहीं देना होता, आप बिना नोटिस के ही प्रश्न पूछ सकते हैं। शून्यकाल के दौरान अगर देखें कि कौन कौन सी रिपोर्ट रखी जाती है, तो कई प्रकार की रिपोर्ट, कई प्रकार के काम वहाँ पे सदन के सामने रखे जाते हैं, जिनमें मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्ट शामिल है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बारे में रिपोर्ट शामिल है, या कैग के द्वारा जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो भी शामिल रहती है, या संसदीय समितियों की रिपोर्ट जो रहती है वो भी शामिल रहती है, और जो बाकी सरकारी अधिसूचनाएं हैं वो भी सदन के पटल पर रखी जाती हैं शून्यकाल के दौरान। तो ऐसी ये कुछ बातें आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। देखिए, सूचना में एक समाचार में एक वर्ड आया था, एक शब्द आया था, निजी सदस्य। ठीक है, तो निजी सदस्य बिल क्या होता है, संकल्प क्या होता है और ये कौन होते हैं, जरा एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जो भी संसद में सांसद मंत्री नहीं है
वह निजी सदस्य के रूप में देखा जाता है। ठीक है, चाहे वो सत्ता पक्ष का सांसद हो, चाहे वो विपक्ष का सांसद हो, अगर वो सांसद है और मंत्री नहीं है तो वो निजी सदस्य माना जाएगा। ठीक है, उसी की जो सिफारिश होती है या उसी की जो राय की घोषणा होती है या उसी का जो अनुमोदन होता है वो निजी सदस्य बिल कहा जाता है। समझ गए मेरी बात? यानी जो भी निजी सदस्य हैं वही जो अपने प्रस्ताव होते हैं उन्हीं प्रस्तावों को हम निजी सदस्य प्रस्ताव बोल देते हैं, कह देते हैं। ठीक है ना? अब देखिए, निजी सदस्यों को अगर अपना प्रस्ताव स्थानांतरित करना है तो 2 दिन का नोटिस उन्हें भी देना आवश्यक है। वो भी 2 दिन के नोटिस देने के बाद ही अपने प्रस्ताव को स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, लोकसभा में अगर वैकल्पिक रूप से बात करें तो शुक्रवार के दिन जो होता है अंतिम 2.5 घंटे जो हैं वो निजी विधेयकों को निजी सदस्यों को दिए जाते हैं और उनके विधेयकों पर चर्चा की जाती है या उन्हें पारित करने के लिए जो आवंटित हैं वो दिए जाते हैं, वो शुक्रवार के अंतिम 2.5 घंटे में लोकसभा में किए जाते हैं। ठीक है, अगर निजी सदस्य को कोई विधेयक पेश करना है तो एक सांसद द्वारा 1 महीने का नोटिस कम से कम देना ही होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, प्रस्ताव के स्थानांतरण के लिए 2 दिन का नोटिस है, लेकिन विधेयक पेश करने के लिए अगर कोई विधेयक पेश करना चाहता है निजी कोई सदस्य तो कम से कम 1 महीने का नोटिस उसे देना जरूरी है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जितने भी निजी सदस्य हैं वो अपने बिलों के माध्यम से मुख्य मुख्य विषय को उठाते हैं, या कोई राष्ट्रीय चिंता का कोई विषय है तो उसको उठाएंगे, या फिर कोई सदन में जनता की जो कोई राय है एक उस राय को उठाएंगे, है ना? तो ऐसे मुख्य मुख्य विषय को ही वो अपने द्वारा उठाते हैं और उसको जो पास कराने की प्रक्रिया है, जो निजी सदस्य को पास कराने की प्रक्रिया है, वो बिल्कुल सामान्यतः बिल्कुल सामान्य होती है। जैसे बाकी विधेयक पास होते हैं वैसे ही जो है वो निजी सदस्यों का विधेयक भी पास हो जाता है संसद में, तो उसकी प्रक्रिया बिल्कुल समान है। तो ये यहां से आपको ध्यान में रखनी है बात। देखिए, प्रश्न है कि क्या एक निजी सदस्य का बिल कभी एक कानून बना है? अगर पहले कभी अगर देखें तो पहले हाँ, कई बार ऐसा हुआ है जब निजी सदस्यों द्वारा कोई बिल दिया गया और वो कानून बना है। तो वही यहाँ पे देखिए लिखा है कि एक तो संसद ने 14 कुल ऐसे विधेयकों को पारित किया हुआ है जो निजी सदस्य बिल थे या निजी सदस्य विधेयक थे। उनमें से 6 तो 1956 में ही बने थे कानून। तो ऐसे विधेयक पारित हुए हैं पहले, जिनमें से मुख्य अगर बात करें तो लोकसभा में विधानमंडल कार्यवाही का विधेयक हो 1956 का, या फिर पार्लियामेंट के सदस्यों के वेतन और भत्ते का विधेयक हो 1964 का, ऐसे कई सारे भारतीय दंड संहिता विधेयक हो 1967 का। तो ऐसे कई सारे विधेयक रहे हैं 14 कुल मिला के जो निजी सदस्यों के द्वारा ही पेश हुए और कानून बने। आगे बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीजर्स फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स सेज बीजेपी। तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो पार्लियामेंट के सेशन में, जो संसद के अधिवेशन में जो प्रश्नकाल को स्थगित किया गया, उसमें फिर दोनों ही पक्ष और विपक्ष ने अपने विचार रखे हैं, अपने दलीलें दी हैं, तो उसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो भाजपा ने, या जो सत्ता पक्ष की पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, उसने कहा है, कई सारे उन्होंने कारण दिए हैं। देखिए, उस सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने बात कही है वो ये है कि कुछ भी हो, लेकिन ये जो है ना, ये विपक्ष अगर इसका विरोध कर रहा है तो विपक्ष ये पाखंड कर रहा है। क्यों पाखंड कर रहा है? विपक्ष कह रहा है कि हमसे प्रश्न पूछने का अधिकार छीन लिया गया है, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने प्रश्नकाल में केवल जो तारांकित प्रश्न हैं उनको केवल मना किया है, यानी जो मौखिक जो बहस होती है वहां पे उसको मना किया है ताकि समय बच जाए। अगर आपको प्रश्न पूछना है तो आप अतारांकित प्रश्न पूछ लीजिए, अतारांकित प्रश्न पूछिए, उसका लिखित उत्तर आप लीजिए, लिखित उत्तर आपको मिल जाएगा। तो प्रश्न पूछने के लिए मना किया नहीं है। दूसरा, हमने शून्यकाल के लिए मना नहीं किया है। अगर आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप शून्यकाल में पूछ लीजिए, वहां पे भी आपको क्या कहते हैं, प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। तो ऐसे उन्होंने दलीलें अपनी यहाँ पे दी हैं। दूसरा, सरकार ने कहा कि हमने सभी पार्टियों से बात करने के बाद ही ये निर्णय लिया था, उसके बाद फिर सभी पार्टियों ने अचानक से अपना फैसला बदला है और अचानक से वो अब इसके विरोध में आ गए हैं। तो ऐसी सरकार ने अपनी दलीलें यहाँ पे दी। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में सभी तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, जिनका ये फोटो है, इन्होंने हालांकि बहुत मुखर होकर इसका विरोध किया और इन्होंने एक बात बहुत प्रमुखता से उठाई कि भले ही से आपने प्रश्नकाल की जगह शून्यकाल में प्रश्न पूछने की हमें इजाजत दी है, लेकिन ये शून्यकाल में उत्तर देना कोई अनिवार्य नहीं होता। यानी मंत्रीगण जो होते हैं वो शून्यकाल में उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होते। तो यहाँ पे तो हमारे लिए पूरा अवसर मिलेगा नहीं, हमारे अधिकारों के साथ तो ये धोखा हो गया। ठीक है। दूसरा, उन्होंने एक बात और भी कहा, उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि इस समय असामान्य स्थितियां हैं, लेकिन इस समय इतनी असामान्य स्थितियां नहीं है जितनी पहले थी। पहले भी उन्होंने कहा कि 4 बार जो है संसद का सत्र में से हमने प्रश्नकाल को हटाया है, लेकिन वो असामान्य स्थितियां थी।
जिसमें आपातकाल की घोषणा की गई थी, या फिर जो 44वां संविधान संशोधन है वो किया गया था, या फिर जो तमिलनाडु है और नागालैंड है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, इस तरह की बातें वहाँ पे हुई थी, तब वो असामान्य स्थितियाँ थी। अभी कोई भी असामान्य स्थिति ऐसी नहीं है जिसमें आप जो है वो प्रश्नकाल को हटाते हैं। ये सीधे-सीधे जो है वो अनडेमोक्रेटिक है, उन्होंने कहा अलोकतांत्रिक है, या फिर जो है ये हमारे अधिकारों का अतिक्रमण है, इस तरह की बातें उन्होंने यहाँ पर कही। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली न्यूज़ है गवर्नमेंट बैन्स पबजी, वीचैट, वर्क 116 अदर मोबाइल ऐप्स। ठीक है, तो पेपर पेज नंबर 1 पर है, GS3 पेपर में सिक्योरिटी के संबंध में है ये। हम सभी जानते हैं कि अभी हाल में ही भारत और चीन के बीच में काफ़ी इस समय तनाव है सीमा को लेकर, सीमा विवाद काफ़ी लंबा चल रहा है। और पुराने अगर हम बात करें तो पहले से ही चाइना के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं हैं, हमेशा ही हम चाइना के साथ व्यापार घाटे में रहे हैं। तो हमेशा से ही चाइना हमको अपनी विस्तारवादी नीति के कारण हमें दबाता रहा है। तो अब वो खुलकर सामने आ गए हैं और सीमा विवाद हमारे सामने खड़ा हो गया है। तो जब पहले सीमा विवाद चाइना के साथ हुआ था हमारा डोकलाम का, तभी से भारत ने चीन के साथ थोड़ी सख्ती करना शुरू कर दिया था। हालांकि उस समय सक्रिय रूप से भारत कुछ एक्शन नहीं ले पाया, किंतु अब जब हमारे साथ दोबारा जब लद्दाख में हमारे साथ सीमा विवाद हुआ, तो भारत सरकार ने कई कठिन फैसले जो थे, कई मुखर फैसले जो थे, वो चीन के खिलाफ लिए। पहले हमने देखा कि कई 59 करीब हमारी 59 चीनी ऐप थी जिनको हमने बैन कर दिया। उसके बाद अभी 116 चीनी ऐप को बैन किया गया है। अब देखिए सरकार ने यहाँ पे जो कहा है वो ये कहा है कि ये सारी ऐप जो हैं ये चाइना की हैं, हमने इसलिए बंद नहीं किया, बल्कि ये हमारी सुरक्षा को लेकर खतरा है, इसलिए हमने इनको बंद किया है। ठीक है, ये चाइनीज ऐप क्या कर रही थी, ये हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन हैं या जो हमारे देश में मोबाइल जो उपयोगकर्ता हैं उनका जो डेटा है वो इंडिया से बाहर किसी सर्वर पर ट्रांसफर कर रही थी। अब देखिए जितनी भी मोबाइल एप्लीकेशन होती हैं ये जनरली हमारे मोबाइल का सारा डेटा लेती हैं, हमारी लोकेशन तक एक्सेस करती हैं, हमारे जो फोटोज़ हैं, हमारे जो वीडियोज़ हैं, हमारे जो और भी डेटा होते हैं, या जो हमारी सर्फिंग के डेटा होते हैं, हमारे इंटरनेट के डेटा होते हैं, वो सारे डेटा को ये एक्सेस करती हैं, लेती हैं। और सरकार ने देखा कि ये जो ऐप हैं, जो 116 ऐप बैन की गई हैं, ये उस डेटा को बाहर किसी सर्वर पर ट्रांसफर कर रही थी, बाहर किसी डेटा पर भेज रही थी, जो हमारे लिए जो है वो थोड़ा-सा दिक्कत वाली बात है। जो जो भारतीय लोग हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो है वो बहुत नुकसानदायक है, इसीलिए हमने इनको बैन किया। सरकार ने देखा कि इस पर बहस भी हो रही है, काफ़ी काफ़ी बात चल रहा है, तो सरकार ने एक एक हवाला भी दिया, एक एक्ट का हवाला दिया। देखिए अपने देश में एक्ट है एक जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, जो 2009 में बना था, तो उसका सेक्शन है एक 69 ए, यानी 69 ए उसका एक धारा है। उस 69 ए धारा के तहत जो रूल है वो यही है कि सरकार अगर ऐसी कोई सूचना है जो संप्रभुता के लिए भारत की अखंडता के लिए खतरा है, तो उसको रोक सकती है, उसको फैलने से रोक सकती है। चाहे वो इंटरनेट पर हो, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो उसको रोक सकती है। अगर कोई थ्रेट, अगर कोई खतरा उसको लगता है सरकार को कि इस चीज़ से जो भारत की संप्रभुता है या भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, जो राज्य सुरक्षा है, उसको खतरा है, तो भारत सरकार उसको रोक सकती है, उस पर उसको फैलने से रोक सकती है। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में प्रारंभ से ही लैंड बाउंड्री के लिए दिक्कत चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, तो उसको भी यहाँ से जोड़ के कुछ लोग देख रहे हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। लेकिन कुल मिला के ये बात जो है वो सिक्योरिटी के पर्पज़ से ही है कि किस तरीके से जो भारत के सुरक्षा की दृष्टि ज़रूरी है, बस वही सरकार ने कहा कि यहाँ पे हमने काम किया है। अगर 118 चीनी ऐप की बात करें तो इसमें बहुत सारी चीनी ऐप हैं जो फेमस हैं अपने इंडिया में। पबजी है, वीचैट है, वर्कबिक है, या कैमकार्ड है, रिस्क ऑफ किंग है, ऐसे बहुत सारी ऐप हैं जो पहले भी बैन की गई हैं और दोबारा इसको बैन कर दिया गया है। तो यहाँ से ये न्यूज़ आपको ध्यान रखनी है, सुरक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर 3 के लिए आपका एक इम्पोर्टेंट यहाँ से न्यूज़ है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है हमारा मिशन कर्मयोगी टू ट्रेन गवर्नमेंट ऑफिशियल, पेज नंबर 10 पर है ये। जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए मिशन कर्मयोगी जो है ये अभी एक कार्यक्रम शुरू किया है अपनी केंद्र सरकार ने, और इसका मकसद केवल एक है कि जो हमारे सिविल सेवा के लोग हैं, यानी जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनकी काबिलियत में, उनके उत्पादकता में थोड़ा सा विकास किया जाए, यानी उनको अधिक उपयोगी बनाया जाए। ठीक है, तो मिशन कर्मयोगी एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है जिसके तहत सिविल सर्वेंट में इस तरह की क्षमता विकसित की जाएगी कि वह भारतीय संस्कृति के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए दुनिया की बेहतर से बेहतर पेशेवर तरीकों को सीख सकें। ठीक है, इसे नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज
कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये इसका एक नाम रखा गया है हमने। तो इस मिशन में सिविल सर्वेंट को उनके उनके जो पद है ना, जिन पदों पर वो सिविल सर्वेंट हैं, उनके पद की जरूरत के मुताबिक जो आवंटित कार्य हैं, उनकी क्षमता के साथ तालमेल बिठाएं या ना बिठाएं, ये देखा जाएगा। यानी जिस भी पद पे कोई सरकारी कर्मचारी है, उस पद पर जो कार्य आवंटित किए जाते हैं, वो कार्य करने लायक वो व्यक्ति है या नहीं है, या कैसे कर सकता है, इन बातों पर ध्यान दिया जाएगा। हालांकि इसमें जो मानव संसाधन प्रबंधन है, उसमें नियम आधारित की जगह भूमिका आधारित प्रबंधन को तवज्जो दी जाएगी। मतलब पहले क्या था कि रूल्स अकॉर्डिंग, जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा था, बट अभी क्या है कि हम जिस भूमिका में, यानी सरकारी कर्मचारी जिस भूमिका में है, उस भूमिका के तहत उसको प्रबंधन किया जाएगा, यानी उस भूमिका के तहत उसको काम दिए जाएंगे। तो ऐसा इसमें यहाँ पे कहा है। जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उनके अनुसार जो सरकार के अंदर मानव संसाधन के विकास की दिशा में सबसे बड़ा कार्यक्रम हो सकता है ये। अगर इसके लक्ष्यों की बात करें तो देखिए, इसका लक्ष्य केवल एक है कि भविष्य में जो नौकरशाह हैं ना, उनकी भविष्य की जो जरूरतें हैं, उनके मुताबिक उनको तैयार करना है ना। सरकार में भर्ती के बाद जो सुधार किए जाने उनको सुधार करना, यानी आगे आने वाली चुनौतियां जो हैं, उन चुनौतियों के लिए हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको तैयार करना, उनको उन चीजों के लिए एक्टिव अभी से बनाना, उन्हें अधिक से अधिक रचनात्मक बनाना, सृजनात्मक बनाना, कल्पनाशील बनाना उनको, या उनको ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन यानी नवाचार के लिए प्रमोट करना, ये उनको करना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अगर देखें तो इस मिशन से हम लोग सिविल सेवकों को और भी ज्यादा पेशेवर, प्रगतिशील और ऊर्जावान या टेक्नोलॉजी में सक्षम बनाने में हमको मदद मिलेगी, ऐसा ये कार्यक्रम हमारा है। इससे कर्मचारियों के विस्तार से विश्लेषण करने में भी सहायता मिलेगी। हम कर्मचारियों का विस्तार से विश्लेषण कर पाएंगे, उनका एनालिसिस कर पाएंगे, और वैज्ञानिक उपकरणों और निश्चित उद्देश्यों के साथ जो रियल टाइम समीक्षा है, उसमें भी हमें काफी सहायता मिलने वाली है इस कार्यक्रम के द्वारा। इससे जो विशिष्ट भूमिकाओं में दक्ष जो सिविल सेवक हैं, उनकी जो उच्चतम गुणवत्ता है, मतलब किसी विशिष्ट भूमिका में अगर कोई सिविल सेवक है, तो उसकी उच्चतम गुणवत्ता वाली जो प्रभावकारी सेवा है, वो भी हमको मिल पाएगी, उसकी भी हम पहचान कर पाएंगे। ऐसा ये कार्यक्रम है। कुल मिला के 46 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं जो इसके अंतर्गत आएंगे, और कम से कम इसमें 510 करोड़ रुपए करीब अगले 5 वर्षों में खर्च किया जाएगा, ऐसा सरकार का प्लान है यहाँ पर। तो इस तरह की ये पूरा है। जो अपना डिपार्टमेंटल ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के सचिव हैं श्री चंद्रमौली जी, उन्होंने कहा कि मिशन कर्मयोगी जो है उसका गठन भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवकों का निर्माण करना है ना, जिनका बर्ताव भी सही हो, जो अपने काम में दक्ष हो, और जिनको अपने काम की पूरी जानकारी हो। ठीक है, देखिए अभी क्या है, अभी हम लोग एक एग्जाम बेस्ड हम लोग सरकारी कर्मचारी भरते हैं, जो एग्जाम क्रैक करके अपने आगे पोस्ट पर रहते हैं। ठीक है, तो उनको वर्क प्रोफाइल के लिए पूरी जानकारी देना, उनके रोल की पूरी जानकारी उनको देना, और जिस काम के लिए वो चुने गए हैं उसमें उन्हें दक्ष करना, ये सब काम करेगा अपना ये कर्मयोगी, जो अपना कार्यक्रम चलेगा, ये मिशन कर्मयोगी। देखिए इसी कार्यक्रम के तहत सरकार का एक क्षमता विकास आयोग स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, जिसमें जो क्षमता निर्माण का माहौल है उसको तैयार करना, उसके प्रबंधन और नियंत्रण को साझेदारी के साथ पूरा करना, ये सारे उसके उद्देश्य रहेंगे। इस आयोग का एक उद्देश्य ये भी रहेगा कि पीएम पब्लिक रिसोर्सेज काउंसिल को सालाना विकास क्षमताओं के योगदान में सहायता देना, है ना, सालाना जो क्षमता विकास योजना है उसमें बढ़ोतरी आए, उसमें वृद्धि हो, इस तरह काम जो क्षमता विकास आयोग है वो करेगा। इसके साथ साथ जो सभी सिविल सेवाओं करियर के दौरान बीच में जो एक सामान्य प्रशिक्षण होता है, उसके नियमों को तैयार करना भी, ये भी एक इसका पूरा उद्देश्य रहेगा। तो ऐसा ये मिशन कर्मयोगी हमारे सामने है, जिसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर आगे बात कर लें तो ये एक प्रारंभिक प्रश्न है, कुछ प्रारंभिक विषय देखेंगे, कुछ विषय हम देखेंगे जो प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं अपने इस समाचार पत्र में। तो एक पहला प्रश्न है ये कि भारतीय वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के तहत कौन आरक्षित वन को अधिसूचित करता है, यानी आरक्षित वन को अधिसूचित करने का काम कौन करता है, तो वो इसका उत्तर है राज्य सरकार। इसके बारे में एक आर्टिकल है अपने इस पेपर में, वो देखते हैं हम लोग। पेज नंबर 5 पर ये है, और इकोनॉमी से संबंधित है ये। स्टेट टू डिक्लेयर 600 एकर्स टू आर्मी एज रिजर्व फॉरेस्ट। तो देखिए अगर हम बात करें तो आरक्षित वन अधिनियम 1927 के प्रावधानों के तहत जो विधिवत अधिसूचित भूमि है, वही एक क्षेत्र है। ठीक है ना, अगर आरक्षित वनों में देखें तो जब तक अनुमति ना हो सरकार की, तब तक वहां पे सभी गतिविधियां निषिद्ध रहती हैं, अगर किसी जगह को हमने रिजर्व फॉरेस्ट यानी आरक्षित वन घोषित कर दिया है। ठीक है, तो सरकार ने यही कहा कि 600 एकड़ जो है वो रिजर्व फॉरेस्ट के लिए अभी अलाउ कर दिए हैं, डिक्लेयर कर दिए हैं, ताकि हमारा जो आरक्षित वन क्षेत्र है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ पाए। भारत में अभी देखें तो हम बात करें तो जो निश्चित वन क्षेत्र होना चाहिए वो काफी कम है अभी, जो 33:1/3 जो अपना एक निश्चित अनुपात है वन क्षेत्र का, उससे भी कम वन क्षेत्र से भारत में है, करीब 24 के करीब है, 24 से 25
प्रतिशत भूमि जो है वो वन क्षेत्र में आती है। तो इसीलिए सरकार ने अभी कुछ और वन बनाए ताकि आरक्षित वनों की जो जगह है, क्षेत्र है, वो ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है? तो अगर हम बात करें आरक्षित वन भारतीय अधिनियम की, तो 20 धारा जो है इसकी, यानी धारा 20 जो है, उसके तहत राज्य सरकारों के वन अधिनियमों के जो आरक्षण है, उसके प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया जाता है वनों को, आरक्षित वनों को। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि राज्य सरकारों के वन अधिनियमों के आरक्षण प्रावधानों के तहत ही इनको अधिसूचित किया जा सकता है। इसी की अगर हम अधिनियम की धारा 4 की बात कर लें, तो एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी करने की जो राज्य सरकारी शक्तियां हैं, उनके भीतर ही आता है, उनके अंतर्गत ही आता है। और यह घोषणा करते हुए कि ऐसी भूमि का गठन करने का निर्णय लिया गया है, जैसा कि एक अनुसूची वन में इसके स्थान, क्षेत्र और सीमा विवरण के साथ साथ जो अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। अर्थात राज्य सरकार ही इस बात का निर्णय करेगी कि कौन सा वन क्षेत्र अनुसूचित करना है आरक्षित में और कौन सा नहीं करना है। ठीक है? इस तरह की जो अधिसूचना है, वो राज्य सरकार के एक अधिकारी को भी नियुक्त करती है, जो कि वो पूरा वन निपटान अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो संबंधित क्षेत्र की पूरी अपनी व्यवस्था करता है और उसके सारे जो उपायुक्त हैं, जो संबंधित जिले के उपायुक्त हैं, उनके बारे में बातचीत करता है। तो वो एक वन निपटान अधिकारी के रूप में भी उसको नियुक्त किया जाता है। ठीक है? कम से कम 3 महीने की अवधि को ठीक करता है, यानी कम से कम 3 महीने की अवधि के लिए वो होता है, ताकि जिस व्यक्ति को आरक्षित होने की सूचना दी जाए, वह भी उस भूमि पर अपना अधिकार या दावा करने के लिए आपत्तियों को सुन सके। तो ऐसा ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है अपने एग्जाम के लिए। देखिए, एक बात बहुत ध्यान से देखनी है कि जो भी वन निपटान अधिकारी है, वह आधिकारिक दावों की पूछताछ करता है, उसे स्वीकार अस्वीकार दोनों ही कर सकता है। वो उसका ही अधिकार क्षेत्र है कि वो उसको स्वीकार करे या ना करे। जिस भी भूमि पर अधिकार का दावा किया जाएगा ना, उसे अधिकृत करने का उसे भी अधिकार रहेगा। तो ये यहाँ से एक बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, राज्य सरकार ही अधिनियम 1927 की धारा 20 के तहत एक अधिसूचना जारी करती है और उस भूमि के टुकड़े को आरक्षित वन घोषित कर सकती है, जिसके बारे में भी हमने अधिकार दिया है, जिसके बारे में अधिकार के बारे में बात की गई है। ठीक है? एक बार अगर वन निपटान अधिकारी जो अधिनियम है, उसके प्रावधानों के अनुसार अगर बात करें, तो उन्हें स्वीकार अस्वीकार करने के सभी अधिकारों का निपटान जो है वो वन निपटान अधिकारी ही करेगा। अपील सुनी है या नहीं सुनी है या कोई भी हो, उसी के अनुसार सभी जो अधिकार हैं, या कोई भूमि का टुकड़ा है या भूमि का क्षेत्र है या सीमाओं के साथ जो राज्य सरकार को समझौते हैं, वो सारी जो निपटान प्रक्रिया है, वो सारी जो चीजें हैं, वो वन निपटान अधिकारी के अंतर्गत ही आती हैं और वही उस काम को करेगा। तो ऐसा भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला एक क्वेश्चन है प्रारंभिक अभ्यास प्रश्न का, देखेंगे ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सा विमान एचएएल के द्वारा घरेलू स्तर पर उत्पादित नहीं किया जाता? देखिए, एक प्रश्न यहाँ पे आया है, थोड़ा सा आपको संदेह में डालेगा यहाँ पे। देखिए, राफेल के बारे में अगर बात करें, तो ये हमको मालूम है कि फ्रांस से अभी मिला है और ये विमान एचएएल के द्वारा नहीं उत्पादित किया था। लेकिन अगर हम देखें, जनरली हमें केवल एलसीए तेजस के बारे में ही पता है कि वही केवल भारत में बना है और बाकी भारत में नहीं बने हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि एचएएल अब बाकी दोनों का भी निर्माण भारत में कर रहा है। एसयू 30 MKI और डॉर्नियर दोनों का ही निर्माण भारत में हो रहा है। बस जो राफेल है, उसका निर्माण एचएएल के द्वारा नहीं किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो एचएएल से संबंधित एक न्यूज भी है जो आपको याद रखनी है। ये पेज नंबर 8 पर है, प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन डिसरप्शन लाइकली सेज एचएएल। एचएएल ने अभी कहा है कि कुछ प्रोडक्शन जो है, कुछ उत्पादन जो है, वो अभी कम रह सकता है इस पूरे क्षेत्र में। कारण उन्होंने बहुत सारे दिए हैं इसके लिए कि कोविड-19 में अगर देखें, तो कोविड-19 काल में जो कई सारे जो ऑर्डर्स हैं, वो नए नहीं बन पा रहे हैं और जो कई सारे सप्लायर्स हैं, तो वो भी फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड हैं। फाइनेंशियली जो है, उनके पास थोड़ी कमी है कोविड के कारण। इसीलिए हमारे पास इस समय इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा और थोड़ी कमी हमारे पास रह सकती है इस साल अगर देखें तो। ये उनके डायरेक्टर जो है आर माधवन, इन्होंने ये बात यहाँ पे कही। देखिए, एचएएल मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये भारत की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट कंपनी है, महत्वपूर्ण कंपनी है, जो भारत के लिए कई सारे डिफेंस प्रोडक्ट को बनाती है और उनका निर्माण करती है। और भी कई सारी एरोस्पेस चीज़ें हैं, एरोस्पेस संबंधित चीज़ें हैं, उनका भी निर्माण ये करती है। तो ये भी आपको एक ध्यान रखना है। तो अभी पैंडेमिक चल रहा है, पैंडेमिक की वजह से जो वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन हुआ है, जो सप्लायर्स हैं वो भी फाइनेंशियली स्ट्रेस हुए हैं ड्यू टू कैश फ्लो। जो कैश फ्लो है, नहीं जो धन का फ्लो है, वो भी कम हुआ है। और भी कई सारी तरलता समस्याएं चल रही हैं। जो पॉसिबल प्रोडक्शन है, जो इन्हें संभवतः जो उत्पादन है, वो भी होल्ड पर चला गया है। इसी वजह से इन्होंने कहा है कि अभी जो है वो कुछ प्रोडक्शन में कमी आ सकती है, यानी धीरे धीरे हम लोग प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी सप्लाई चेन में थोड़ी कमी आ सकती है।
अगर एनुअल रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो बहुत ही हाईली टेक्नोलॉजी इंटेंसिव कंपनी हैं, जिनका प्रोडक्ट स्पेक्ट्रम काफ़ी अच्छा है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के लिए हो, चाहे वो इंडिनियस प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो कंटेंट सिस्टम्स हो, चाहे किसी के लिए भी हो, ये सभी जो हैं इस पर हमने काफ़ी काम किया है एचएएल ने। बट अभी क्या है, पेंडेमिक के चलते ये इन पर सब पे प्रभाव पड़ा है, और जो मेजर इंडस्ट्री सेक्टर हैं, जो बड़े बड़े जो वित्त सेक्टर हैं, इंडस्ट्री सेक्टर हैं, उद्योग जगत हैं, वो वहाँ पे थोड़ा-सा अभी कमी आई है, चाहे वो एविएशन हो, चाहे वो डिफेंस का सेक्टर हो, वहाँ पे थोड़ी सप्लाई में भी कमी आई है और डिमांड में भी चैलेंजेस बहुत आए हैं, डिमांड में भी बहुत सारी कमी आई है। इसी वजह से थोड़ा-सा हम इस समय कम उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा एचएल ने बताया कि हम 31 जो 31 नए जो एयरक्राफ्ट हैं और हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें आपका SU-30 MKI है, या LCA तेजस है, या फिर डॉर्नियर डीओ 228 है, या LAH ध्रुव है, या चीतल हेलीकॉप्टर है, या चेतक हेलीकॉप्टर है। इस तरह की चीज़ें हम लोग 19-20 में बना चुके हैं 31 तरीके। और इसके अलावा भी हमने 117 यानी एचएल ने 117 नए इंजन्स को बनाया है और उनकी एसेसरीज को बनाया है, ये भी उन्होंने कहा। तो इतने होने के बाद भी उन्होंने इतना काम किया, तो ये भी एक पॉजिटिव इफेक्ट है एचएल का, ये उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इस समय कहा। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। देखिए, अगर ग्रोथ की बात की जाए तो सेल्स के ऑर्डर में देखिए 62% ग्रोथ की संभावना जताई है एचएएल ने, कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं आगे, जिस तरह की आगे इंडस्ट्री बढ़ने वाली है, तो डिफेंस के सेक्टर में मेनली 62% की ग्रोथ बढ़ने वाली है, ऐसा एचएएल ने कहा। जब इतनी ग्रोथ बढ़ेगी डिमांड में, तो सीधी सी बात है, ज़्यादा एफर्ट हमें लगाने होंगे और ज़्यादा वो काम कर पाएंगे आगे। बट अगर इंडियन सिनेरियो की बात करें, अगर भारतीय दृष्टि की बात करें, तो यहाँ पे जो डिमांड है वो एरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में जो डिमांड है वो थोड़ी कम हुई है। यानी भारत में जो एरोस्पेस की डिमांड है और जो रक्षा क्षेत्र में डिमांड है, रक्षा जो मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड है, वो थोड़ी कम हुई है, जिसकी वजह से जो है कंपनी का बिजनेस जो है वो थोड़ा सा अभी कंसंट्रेट हुआ है जो डिफेंस सर्विस हैं उनकी तरफ। और जो मेजर जो निगेटिव इम्पैक्ट है डिमांड पर, उसकी वजह से भी बिजनेस थोड़ा सा खराब हुआ है ड्यू टू द पेंडेमिक, ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा। तो ये आपको यहाँ से 4 बातें यहाँ से ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रारंभिक बहस प्रश्न है, ये नया यूएनएससी के संबंधित है। यूएनएससी 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा वैश्विक आतंकवादियों के रूप में सूचीबद्ध व्यक्तियों के खिलाफ क्या अनुमोदित उपाय किए गए हैं, कि इनमें से कौन कौन से उपाय किए जाते हैं जो भी व्यक्ति अनुमोदित होते हैं आतंकवादियों के रूप में। तो देखिए, तीनों ही उपाय करते हैं, उनकी एसेट फ्रीज करना, यात्रा पर प्रतिबंध लगाना और शत्रुओं पर प्रतिबंध लगाना, तीनों ही जो कार्य हैं, तीनों ही उपाय जो हैं वो यूएनएससी करती है। तो इससे संबंधित एक हमने न्यूज़ आर्टिकल देखा है अभी पेपर में, द हिंदू में, यूनिवर्सिटी ब्लॉग्स द पाक बिड टू नेम इंडियन इन टेरर लिस्ट। देखिए, अभी क्या है, पाकिस्तान हम जानते हैं कि पूरे विश्व में आतंकवाद के लिए फेमस है, पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। परंतु इसने क्या किया, अभी कुछ भारतीय लोग थे जिनके अगेंस्ट, जिनके खिलाफ यूएन में एक जो याचिका थी वो दायर की, कि वो आतंकी समूहों में एक्टिव रहे हैं कुछ भारतीय लोग, जो अफगानिस्तान में रहकर और पाकिस्तान में जो है आतंकवादी गतिविधियों में एक्टिव रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों के नाम पाकिस्तान ने अभी दिए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को, जो इसमें नाम थे, अप्पा जी का नाम था, या फिर पटनायक का नाम था, ऐसे कुछ करके 2 नाम थे, या 2 नाम और भी इसमें उन्होंने ऐड किए थे। ऐसे 4 लोगों के नाम उन्होंने दिए थे, जिसमें जो अजय मिस्त्री हैं या फिर जो और भी नाम है, ऐसे दिए थे उन्होंने नाम। बट अभी क्या किया है यूएनएससी ने, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, जो जिसमें फ्रांस भी है, यूके भी है और जो यूएस भी है, इन तीनों ने क्या किया है, जो पाकिस्तान की डिमांड थी इस पर अभी रोक लगा दी, इसको ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, ब्लॉक इसलिए कर दिया है क्योंकि इस पाकिस्तान कोई एविडेंस नहीं दे पाया, पाकिस्तान कोई सबूत नहीं दे पाया कि वो जो चारों भारतीय लोग थे वो किसी भी तरह के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। तो इसी वजह से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने क्या किया, अभी उन पर बैन लगाने से मना कर दिया है, या उनको जो टेररिस्ट घोषित करने से उनको मना कर दिया है। जो उनकी कमेटी थी जिसमें 1267 पर्सन थे या 670 लोग थे, 1267 लोग थे, उनकी पूरी कमेटी ने जो एक बैन लगाने का प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया है, ऐसा ये न्यूज़ है। चारों लोगों की बात करें तो ये अंगारा अप्पा जी नाम था इनका और गोविंदा पटनायक नाम था, जिनको वेडनेसडे को ही अभी क्या कहते हैं, इस पर ब्लॉक लगाने से मना कर दिया, इनको ब्लॉक करने से मना कर दिया है यूएनएससी ने, और इनके नामों को आतंकवादी घोषित करने से मना कर दिया है कि ये लोग आतंकवादी नहीं थे। उसका मेन काम यही था, मेन पर्पस यही था कि पाकिस्तान किसी भी तरह के सबूत नहीं दे पाया यूएनएससी को कि ये लोग अफगानिस्तान में एक्टिव थे।
हालांकि पाकिस्तान ने जो एलिगेशन लगाए थे, जो आरोप लगाए थे, वो यही लगाए थे कि ये जो भारतीय हैं, ये अफगानिस्तान में जो इंडियन टेरर सिंडिकेट नाम का एक ऐसा करके संगठन बनाया हुआ है इन्होंने, जो कि जो बाकी संगठन हैं, जो तहरीक तालिबान है या जमातुल अहर है, उनका उनकी मदद से जो है पाकिस्तान में अटैक करते हैं, ऐसा इन्होंने एलिगेशन लगाए थे। बट यूएनएससी ने इसको मना कर दिया, कोई सबूत वो नहीं दे पाए। इसी प्रकार जो जर्मनी, फ्रांस और यूके वगैरह हैं, इन्होंने भी पहले से ही 16 जुलाई को एक्चुअली इस बात को मान लिया था कि ऐसा कुछ नहीं है और सबूत वो नहीं दे पाया था, तो ऐसी ये रिपोर्ट यहाँ पर है। देखिए, यूएनएससी की बात कर लें तो यूएनएससी को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है और इस समय सबसे बड़ी एजेंसी वही है जो पूरे विश्व में शांति की कल्पना करती है और उसको बनाए रखने का प्रयास वो करती है। ठीक है, जो यूनाइटेड नेशन है उसके 6 एजेंसी में से एक एजेंसी ये है। तो अगर देखें इन वर्षों में जो प्रतिबंध उपाय हैं, जो बुरे लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, जो संगठन हैं, कंपनियां हैं, उन पर सख्ती से अपने नियम को लागू करने के लिए एक नया दृष्टिकोण भी यूएनएससी ने विकसित किया है, ताकि सख्ती से इन लोगों पे कार्रवाई हो सके और जो समाज है वो शांतिपूर्ण तरीके से जी सके और इस तरह घटनाओं को रोका जा सके समाज में। इसलिए इन्होंने ये काम किया। अगर वर्तमान की बात करें तो यूएनएससी के तहत 14 जो हैं वो समितियां ऐसी हैं जो प्रतिबंध लगाती हैं किसी भी संगठन पर या व्यक्ति पर। 14 ऐसी समितियां हैं जिन्हें अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। और अगर प्रतिबंध समिति में बात करें तो सुरक्षा परिषद के सभी 15 सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, 15 में से हमें मालूम है 5 जो है वो मुख्य सदस्य हैं, यानी जो परमानेंट मेंबर्स हैं, स्थायी सदस्य हैं। बाकी 10 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं, ऐसा भी हमको ध्यान में रखना है। और प्रत्येक समिति का जो अध्यक्षता होती है वो एक गैर स्थायी सदस्य द्वारा ही की जाती है, जो बदलती रहती है, बार-बार बदलती रहती है, बार-बार। ठीक है, देखिए जैसे अलकायदा प्रबंध समिति जो है ना, इसी को हम लोग 1267 प्रतिबंध समिति के रूप में जानते हैं। ठीक है ना, जो बात आई है अभी कि किस समिति ने अभी बैन लगाने से मना किया है भारतीयों पर, तो वो 1267 का नाम आया। इसी को हम लोग अलकायदा प्रतिबंध समिति के नाम से भी जानते हैं। ये जो भी उपरोक्त संगठन है, अलकायदा से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, संस्था हैं, समूह हैं, उनके उपायों की निगरानी पूरी संस्था करती है। उन्हीं के जो जुड़े हुए लोग हैं, उन्हीं से जुड़े हुए संगठन जो हैं, उन्हीं के बारे में सारी बातचीत करती है। तो ऐसा हमको यहाँ से ध्यान रखना है। क्या करती है उपायों के बारे में, तो मैंने बताया आपको कि जितने भी ऐसे लोग होते हैं, संगठन होते हैं, उनकी संपत्तियों को फ्रीज कर देना, उनकी संपत्तियों को जब्त कर लेना, रोक लगा देना, उनकी जो उनकी यात्राएं हैं उन पर बैन लगा देना। ठीक है, या फिर जो उनका हथियार है, जो उनके शस्त्र अस्त्र हैं, उन पर बैन लगा देना, उनको रोक लेना या उनको जब्त कर लेना, ऐसे उपायों को ये कर सकती है। अगर अभी की बात करें तो वर्तमान में समिति में लगभग 262 व्यक्तियों पर और 83 संस्थाओं को सूचीबद्ध किया है जिन पर इन्होंने बैन लगाया हुआ है, जिन पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ है। ठीक है ना, देखिए, 2 मुद्दे समिति के दिशा निर्देशों द्वारा अपनाई गई निर्णय लेने की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। 2 मुद्दे उत्पन्न होते हैं। वो 2 मुद्दे कौन-कौन से हैं? पहला तो ये है कि आम सहमति द्वारा निर्णय लेने की आवश्यकता है। यानी आम सहमति मतलब 15 जो उसके मेंबर हैं, 15 जो उसके सदस्य हैं, वो आम सहमति से निर्णय लें कि किस पर पाबंदी लगनी है, किस पर पाबंदी नहीं लगनी है। यदि कोई आपत्ति नहीं की गई तो उसके खिलाफ निर्णय ले लिया जाता है। यह आवश्यकता प्रभावी रूप से समिति के सभी 15 सदस्यों को वीटो देती है, ना कि केवल स्थायी सदस्य। मतलब केवल स्थायी सदस्यों का इसमें रोल नहीं है, बल्कि सभी सदस्यों द्वारा उनकी बात मानी जाती है। ठीक है ना? अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा इसमें मुद्दा ये है कि समिति के जो सदस्य हैं, उनके पास इस निर्णय पर पकड़ रखने की क्षमता होती है कि उस मामले पर विचार करने के लिए अधिक समय और जानकारी की आवश्यकता है या नहीं है। मतलब अगर कोई मेंबर ये कहता है कि इस पर पाबंदी लगाना इतना अभी जरूरी नहीं है, इस पर हमें और जानकारी चाहिए या और अधिक समय हमें चाहिए, तो वो समय ले सकते हैं। उस समय के बार-बार समय को बार-बार बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसा भी एक मुद्दा यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो डोगरी भाषा की बात करी गई। डोगरी भाषा मुख्यतः किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो जम्मू उत्तर में बोली जाती है। अभी हाल ही में न्यूज़ में रही थी ये, जो वहाँ की आधिकारिक भाषाएं उनको चेंज किया गया था, उनको बदला गया था, डोगरी भाषा को उसमें शामिल किया गया था, तो उसी के संबंध में है। एक न्यूज़ आर्टिकल हमारे हिंदू पेपर में आया है, इस संबंध में देखेंगे जरा हम लोग, पेज नंबर 9 पर है ये। तो कल्चर और पॉलिटी संबंधित है, छोटा सा आर्टिकल ये आया है जिसमें 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को जम्मू कश्मीर में जोड़ा गया है, जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। ये लैंग्वेज हैं कश्मीरी, डोगरी और हिंदी। इनको अभी ऑफिशियल लैंग्वेज में जोड़ दिया गया है, जो जम्मू कश्मीर जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यूनियन टेरिटरी, उसमें। देखिए, केवल जो इंग्लिश और उर्दू हैं वही पहले जो थी वो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस थी, बट अब इसमें 3 लैंग्वेजेस को और जोड़ दिया गया है, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी लैंग्वेज को। तो ये अभी जो प्रकाश जावड़ेकर हैं, अपने केंद्रीय मंत्री हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी इसको अप्रूव किया जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में।
उनको इंट्रोड्यूस कराया। तो अभी पार्लियामेंट की अगर बात करें तो पार्लियामेंट में अभी उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, इंग्लिश ये पांचों जो हैं अभी वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई हैं। तो ये अभी जो पार्लियामेंट शेड्यूल होगा 14 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में, उसमें भी ये बात रखी जानी हो सकता है रखी जाए यहाँ पर, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, किस बंदरगाह को भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह माना जाता है? तो अभी ये मुद्रा पोर्ट है, ये गुजरात में मुंद्रा पोर्ट है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो इसी को निजी बंदरगाह माना जाता है सबसे बड़ा। इसकी एक न्यूज़ से संबंधित एक न्यूज़ हमारे पेपर में है, तो उसको हम देखेंगे अभी ध्यान से। मुंद्रा टर्मिनल डील अंडर द स्कैनर, ठीक है, ये पेज नंबर 11 पर है, इकोनॉमी से संबंधित है। तो देखिए मुख्य मुद्दा जो इसका समझना है वो ये समझना है कि मुख्य मुद्दा क्या है। अभी देखिए मुंद्रा पोर्ट पर जो टर्मिनल 4 है एक, है ना, उस टर्मिनल की सारी जिम्मेदारी जो थी वो अडानी ग्रुप की एक कंपनी है, जो अडानी ग्रुप है अपने भारत में, अडानी ग्रुप। तो इसका एक ज्वाइंट वेंचर है फ्रेंच कंपनी के साथ, यानी फ्रांस की कंपनी के साथ, जिसका नाम है सीएमए। ठीक है, ये सीएमए ही जो मुंद्रा पोर्ट है वहां के जो टर्मिनल 4 है उसकी सारी कहानी वहां पे देखता था, और सारी जो व्यवस्था है उसकी सारी कहानी है वो ये कंपनी देखती थी। ठीक है, लेकिन अभी हाल में क्या हुआ, इसी जो ज्वाइंट वेंचर है सीएमए, इसने क्या किया, एक चाइनीज फर्म है जिसका नाम है चाइना मर्चेंट ग्रुप, यानी सीएमजी, चाइना मर्चेंट ग्रुप, ठीक है ना, इसके साथ मिलके क्या किया है, इस मुंद्रा पोर्ट की शेयर होल्डिंग को शेयर किया है। बस यही मुद्दा है जो अभी न्यूज में चल रहा है, इसी पर बात चल रहा है, तो इसी पर ये पूरी न्यूज है, आपको ध्यान में रखनी है। न्यूज ये कि पहले क्या था कि इसका प्रपोजल सीएमए में जो फ्रेंच, जो ज्वाइंट वेंचर में जो फ्रेंच कंपनी है, उसने इसका प्रपोजल दिया था चाइना मर्चेंट ग्रुप को कि आप इसका स्टेक हमसे लो, आप इसका शेयर हमसे लो, तो तभी ये न्यूज जो है वो अपने न्यूज में आई थी। ठीक है ना, अब देखिए अभी की अगर बात करें तो 50% का जो स्टेक है वो देने की बात चल रही है सीएमए के द्वारा, जो चाइनीज कंपनी है। 21 मई को अभी ये बात हुई थी, तो ज्वाइंट वेंचर जो है अडानी ग्रुप के साथ जो फ्रांस का, उन्होंने कहा था कि हम क्या करेंगे, डेवलपिंग और ऑपरेटिंग मेंटेनिंग करने के लिए जो टर्मिनल सिटी 4 का जो मेंटेनेंस है, उसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो ऑपरेशन है, उसको और भी अच्छा करने के लिए जो अपना हम लोग 50% स्टेक है वो हम लोग जो है वो क्या कहते हैं सीएमजी को देंगे, यानी चाइना बेस्ड कंपनी को देंगे, और ये बात उन्होंने की थी। तभी वहां से न्यूज अपने और भी न्यूज में आई, और वहां से देखा गया कि अगर ये 50% का स्टेक चाइना बेस्ड कंपनी को दिया जाता है, तो ऑल ओवर जो फ्रांस कंपनी का जो शेयर है वो उसको शेयर चाइना को चला जाएगा। तो इस प्रकार से 24.9% का स्टेक जो है वो चाइनीज फर्म का हो जाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ी न्यूज में आ गई, क्योंकि भारत लगातार चाइना का विरोध करता जा रहा है और चाइना से लगातार जो टेंडर है वो वापस लेता जा रहा है, चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है उसको रोक रहा है। तो उसी बीच अगर ऐसी न्यूज आती है तो न्यूज में आना इसका बनता है, न्यूज में जरूरी है आना। देखिए अभी अगर बात करें तो जो अडानी ग्रुप है उसने ये कहा है कि भाई हमें इस बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है, यानी हमारा स्टेक अपने पास रहेगा। वो उनका जो अपना स्टेक है, उन्होंने अपना स्टेक वहाँ पर दिया है चाइनीज़ फर्म को, तो उसके बारे में हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते यहाँ पर। तो ये उनका एक कहना रहा है। अभी हालांकि जो कंपनी है, कंपनी ने इस पे बारे में कोई ऑफिशियल बयान दिया नहीं है कि क्या डील हुई है फाइनल, या क्या होगी आगे फाइनल, या होनी है नहीं होनी है, इस बारे में कोई उन्होंने बात नहीं कही है। बट उन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड वाइड मूव था, यानी जो फ्रेंच कंपनी जो ज्वाइंट वेंचर था उसका जो वर्ल्ड वाइड मूव था एक, उसके अकॉर्डिंग वो दिसंबर 2019 में उन्होंने ये बयान दिया था कि टोटल पूरे विश्व में उनके जो 10 टर्मिनल हैं, उन 10 के 10 टर्मिनल को वो बेचना चाहेगी, उसको बेचना चाह रही थी वो, जिसका जो टोटल रुपया था वो $968 मिलियन के रूप में था। इतने वो बेचना चाह रही थी, उसी में से एक मुंद्रा टर्मिनल भी था। इसके अलावा बाकी सब जो थे वो वियतनाम, थाईलैंड और सिंगापुर में उनके जो टर्मिनल हैं उनको वो बेचना चाह रही थी चाइनीज कंपनी को, चाइनीज फर्म को। उसी में से एक मुंद्रा टर्मिनल भी था। पिछले हफ्ते ही उन्होंने 10 टर्मिनल को ये बात की थी, उसमें इंक्लूड किया था भारत के मुंद्रा पोर्ट को भी, और वियतनाम का एक पोर्ट था उसको भी इंक्लूड किया था। तो अभी विदेश मंत्रालय और जो अपना होम मिनिस्ट्री है, यानी गृह मंत्रालय जो है, वो इस पर कोई ऑफिशियल उन्होंने कमेंट नहीं दिया है, और इस मैटर पर कोई उन्होंने बयान नहीं दिया कि आगे इस पर डील में क्या होगा या क्या नहीं होगा, इस तरह की बात कोई नहीं आई है, लेकिन आपको ये यहाँ से ध्यान में रखनी है। तो अगर बात करें तो 200 करीब इन्वेस्टमेंट ऐसे हैं चाइना से, यानी 200 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स चाइना से ऐसे हैं जो भारत में केवल इस वजह से क्लियरेंस में, सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए रुके हुए हैं, जिनको होम मिनिस्ट्री ने अभी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया है। तो ऐसे 200 से अधिक प्रोजेक्ट अभी इंडिया में हैं ऐसे, जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट आगे न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन आपको देखना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला क्वेश्चन है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम
निर्यातकों को अवसंरचनात्मक अक्षमताओं और संबंधित लागतों को ऑफसेट करने के लिए पुरस्कार प्रदान करती है। दूसरा, यह प्रमुख निर्यात उन्मुख क्षेत्रों में रोजगार सृजन को सक्षम बनाता है और भारत की प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने में मदद करता है। तीसरा, इसे भारत की विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 के तहत पेश किया गया था। तो तीनों ही ये बातें सही हैं। अभी भारत में ये स्कीम को शुरू किया गया था और इसका मकसद एक ही था कि जो भारत के निर्यातक हैं उनकी अक्षमताओं को और उनके संबंधित लागतों को जो है वो हम लोग कम करें, उनकी क्षमताओं को बढ़ाएं और जो भी क्षमताएं बढ़नी है उसके लिए उनको अवार्ड भी दें, उनको पुरस्कार भी प्रदान करें ताकि उनको एक मॉरल, उनको एक नैतिक रूप से साहस मिले, नैतिक रूप से उनको एक प्रमोशन मिले ताकि वो और अच्छा काम कर पाएं। दूसरा, भारत की जो प्रतिस्पर्धा है एक्सपोर्ट में, निर्यात में, उसको भी हम लोग थोड़ा बढ़ा पाए, यानी भारत अच्छे स्तर पर टक्कर दे पाए। जो भारत के उत्पाद हैं, जो भारत की कंपनियां हैं, वो भी विश्व स्तर की कंपनियों को और उत्पादों को टक्कर दे पाए। तो ऐसा इसलिए हमने इसको शुरू किया था और 2015 से 20 तक की जो भारत की विदेश व्यापार नीति है उसी के तहत इसको पेश किया गया था। तो तीनों ही यहाँ पे प्रश्न सही हैं, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। देखिए, यही न्यूज़ है जो मैंने अभी बात की थी जिस क्वेश्चन की, तो उसी के बारे में ये बात है। तो अभी क्या किया है, अभी हमारा जो एक MEIS जो हमारी योजना चल रही है, तो उसके तहत अभी सरकार ने क्या किया है, कैप किया है। वो कैप है क्या कि 2 करोड़ रुपए का पर एक्सपोर्टर एक आउटबाउंड शिपमेंट पर कैप उन्होंने किया है, जिसके बारे में बात की गई है FIO के द्वारा कि ये सीरियसली इफेक्ट करेगा, यानी प्रभावित करेगा हमारे सारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको। जो भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो प्रेसिडेंट हैं शरद कुमार जी, तो उन्होंने कहा है कि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो सितंबर से दिसंबर के बीच में जो है, उसके बीच में जो ऑर्डर्स आ रहे हैं उन्हीं पर बेस्ड है, ठीक है ना। और वो भी क्या है, वो भी निगोशिएट कर रहे हैं क्योंकि इस समय कोविड का काम चल रहा है, कोविड काम चल रहा है, तो हमारे पास ऑर्डर भी ज़्यादा नहीं है और जो है उसमें भी हमें निगोशिएशन करना पड़ रहा है। और इसी बीच में हमें फैक्टरिंग जो है हमारी, वो भी उसको भी एग्जिस्टिंग जो मर्चेंट एक्सपोर्ट फॉर्म है इंडिया स्कीम है, उसके तहत हमें बेनिफिट लेना है। अगर ऐसे समय में हम कैप करेंगे तो उसका प्रभाव व्यापारियों पर पड़ना ही पड़ना है और उस पर प्रभाव अच्छा खासा पड़ेगा। ये बेनिफिट जो है, यही जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है उसके पार्ट के रूप में देखे जाते हैं, उसकी प्रतिस्पर्धा के रूप में देखे जाते हैं। और अगर यहाँ पर कोई सडन चेंज होगा, अगर अचानक से कोई चेंज हम लोग एक्सपोर्टर्स पर डालेंगे, तो इस स्कीम में अगर हम कोई अचानक से चेंजेस करेंगे तो ये क्योंकि क्रूशियल टाइम है, बहुत बहुत ही संवेदनशील समय है, अगर ऐसे समय में कोई चेंजेस होगा तो उसका वाकई में हमारे जो एक्सपोर्टर है, जो निर्यातक है, उन पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है इस न्यूज़ के माध्यम से। देखिए, जो चेंज किया गया है वो क्या है, वो चेंज ये है कि कैप ऑफ 2 करोड़ पर IEC इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है ना, यानी हर एक्सपोर्टर पर 2 करोड़ का एक कैप जो है वो इस योजना के तहत लगाया जाएगा, वो एक यहाँ पे मिलेगा। और जो भी सितंबर से दिसंबर के बीच में रहेगा उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे बहुत मुख्य प्रभाव पड़ने वाला है, जो मेनली एक्सपोर्टर्स हैं उन पर प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि देखिए जो भी एक्सपोर्टर्स ने पहले से ही ऑर्डर दे रखे हैं, यानी उनके जो सामान बिक गए हैं, अब बायर्स तो ज्यादा पैसा देंगे नहीं। यहाँ पे चाहे कितना भी बर्डन, कितना भी बोझ एक्सपोर्टर्स पर बढ़ जाए, लेकिन बायर, जो खरीदने वाले लोग हैं, वो तो उतने ही पैसे में सामान चाहेंगे। अब यहाँ पे अगर एक्सपोर्टर्स पर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, तो फिर उनको वो नुकसान ही होगा, वो उनका जो है पैसा वो वापस नहीं आ पाएगा, ऐसा इसमें यहाँ पे कहा गया। ठीक है, केंद्र सरकार ने अभी अनाउंस किया है, केंद्र सरकार ने कहा है कि आउटले हम लोग देंगे, 5,000 करोड़ का आउटले हम देंगे एक्सपोर्टर्स को ड्यूरिंग द सितंबर दिसंबर के बीच में। बट कंडीशन यही है कि अगर वो इससे ज़्यादा एक्सीड करेगा, लिमिट को क्लेम करेगा, तभी ये मिल पाएगा, वरना इसको हम लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगला क्वेश्चन, पोर्ट पिपावाव किस योजना से लाभान्वित होगा? पोर्ट पिपावाव तो पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर एक योजना चल रही है, इसके समर्थन में ही है, इसके वजह से ही जो पोर्ट पिपावाव है वो लाभान्वित होगा। इसके बारे में एक न्यूज़ है पेपर में, वो देखते हैं जरा हम लोग। तो देखिए, पिपावाव जो पोर्ट है, इस पर अभी 700 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के द्वारा इसको एक्सपेंड करने की योजना बनाई गई है। तो जो बोर्ड है हमारा APM टर्मिनल पिपावाव बोर्ड गुजरात का, तो इसी ने अप्रूव किया है भी 700 करोड़ रुपए का एक एक्सपेंशन प्लान। तो इसका मकसद ये कि इस पोर्ट को अपग्रेड करना है, जो भी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी हैं, जो अभी हमारे पास यहाँ पे जो सुविधाएं हैं, उनको और अच्छे शिप्स के लिए डेवलप करना है, जो और बड़े बड़े जहाज हैं वो भी यहाँ पर अपना लोडिंग अनलोडिंग कर पाएँ, वो भी यहाँ पर रह पाएँ, तो उसके लिए उसको डेवलप करना है। इसकी कैपेसिटी को 1.6 मिलियन टीवीज का मतलब समझ रहे हैं, 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट है ना, इसके ये मतलब है इसका। तो 1.6 मिलियन TEU तक इनको डेवलप करना है, इसके लिए इन्होंने 700 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए हैं इस पोर्ट को डेवलप करने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है।
देखिए सप्लाई चेन जो है इनलैंड लॉजिस्टिक की है ना, जो सप्लाई चेन है इनलैंड लॉजिस्टिक की, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि अभी इम्प्रूव होने वाली है, और उसको इम्प्रूवमेंट देने के लिए यानी वहाँ से फायदा लेने के लिए ज़रूरी है कि पोर्ट पर अधिक से अधिक कैलिबर हो, पोर्ट की कैपेसिटी अधिक से अधिक हो, ताकि अधिक से अधिक जहाज़ों की यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग कर दी जाए, और उसके समर्थन में हमें यहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए होगा। इसीलिए यहाँ पर जो है वो 700 करोड़ का एक्सपेंशन करा जा रहा है, ताकि जो एक कंटेनर है, हमारा कंटेनर कैपेसिटी है, वो भी बूस्ट हो, और यहाँ से बिजनेस जो है वो भी बूस्ट हमारा यहाँ से हो पाए। देखिए अगर हम देखें तो ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट है, ये पूरा जो कार्गो वॉल्यूम है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, उसको बढ़ाएगा, उसको इंप्रूव करेगा, और अबाउट 40%, लगभग लगभग 40% जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो इसमें से जो 1535 किलोमीटर का जो डीएफसी है उसको गुजरात में डेवलप करने का मौका देगा। ठीक है ना, ये आपको यहाँ से ध्यान में रखनी है बात। ठीक है, ये डीएफसी वही है जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो जिस योजना के तहत इसको डेवलप करा जा रहा है, जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसी योजना के तहत इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिसका पूरा नाम है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी पश्चिमी जो फ्रेट कॉरिडोर डेवलपमेंट है उसके तहत इसको डेवलप किया जा रहा है। तो ऐसा आपको यहाँ से पूरा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है पिछले सालों का, पिछले 2015 का पूर्व परीक्षाओं का। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक निम्न में से कौन है? तो उत्तर है आपके पास दादा भाई नौरोजी हैं, या जी सुब्रमण्यम आर्य हैं, या आरसी दत्त हैं। तो अगर देखा जाए तो तीनों ही ये आलोचक रहे हैं भारत में, उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचकों में इनका नाम रहा है। और सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी का तो नाम बहुत ही हमने सुना होगा। ये तीनों ही जो भारतीय उपनिवेशवाद में आर्थिक नीतियां अपनाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, उनके आलोचक रहे थे, क्योंकि वास्तव में जो उस समय नीतियां थी वो भारत को आर्थिक रूप से गुलाम बनाने वाली थी, या उसका फायदा भारत को नहीं मिल पा रहा था, और सारा जो यहाँ से धन का आवागमन है वो धन का बहिर्गमन हो रहा था। ये हमने पढ़ा होगा अपने पुस्तकों में और आर्टिकल्स में। तो ये तीनों ही जो उपनिवेशवाद में जो आर्थिक स्थितियां थी, या आर्थिक चुनौतियां थी, या आर्थिक जो उस समय व्यवस्थाएं थी, उनके आलोचक रहे थे। उनका यही मानना था कि भारत से जो पैसा है वो नीतियों के द्वारा बाहर जा रहा है, और भारत में पैसा रुक नहीं रहा। भारत का जो बिजनेस है, जो भारत का व्यापार है, वो लगातार जो है डंप होता जा रहा है। वो उसका वजह जो थी वो यही आर्थिक नीतियां थी। तो ये तीनों आपको ध्यान में रखने हैं, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम आर्य और आरसी दत्त। दो क्वेश्चन है ये मेंस की प्रैक्टिस के लिए, जो आपको आज के इस डेली न्यूज एनालिसिस ध्यान रख रहे हैं। पहला प्रश्न हो जाता है, भारतीय संसद में प्रश्नकाल के महत्व पर चर्चा करें, महामारी के परिणाम स्वरूप हाल ही में किए गए परिवर्तनों का गंभीर रूप से विश्लेषण करें। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें आप प्रश्नकाल की रूपरेखा बता सकते हैं, प्रश्नकाल की रूपरेखा के साथ साथ प्रश्नकाल का जो उपयोग है अभी तक वो आप बताएंगे। इसके बाद प्रश्नकाल के साथ साथ जो प्रश्नकाल को रोकने का जो अभी प्रयास किया गया, जो ड्रॉप करने का प्रयास किया गया, उसके बारे में आप बता सकते हैं कौन कौन से पॉइंट जरूरी हैं, या क्यों प्रश्नकाल जरूरी है, क्यों प्रश्नकाल जरूरी नहीं भी है, ये भी आप यहाँ से पॉइंट रख सकते हैं आज की डेली एनालिसिस से। दूसरा जो न्यूज़ है वो है आईएएफ के बारे में, लैंगिक तटस्थ कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के बारे में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसा कि अभी आईएएफ ने, इंडियन एयरफोर्स ने अभी 110 महिला पायलटों को महिलाओं को पायलटों के पोस्ट पर रखा है। तो वहाँ से आपको वायुसेना के बारे में ध्यान रखना है कि वायुसेना किस प्रकार से लैंगिक भेदभाव से दूर रहकर, जो लैंगिक भेदभाव के बिना जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया है। किस प्रकार से उन्होंने घटनाओं को बताया कि कहाँ कहाँ महिला जो सैनिक रहे हैं उन्होंने आगे बढ़कर वायुसेना में योगदान दिया। कि इस प्रकार की चर्चा आपको इस प्रश्न के बारे में करनी है। तो आज के इस डेली न्यूज एनालिसिस में इतना ही। कुछ नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।